संघ की ओर से सादर प्रणाम, आपका अभिनंदन, स्वागत। आज हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ, मुझे लगता है कि ये नाम आपके लिए पुराना नाम नहीं है। एक विशेष मुद्दे को लेकर के हम आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। मैं पहले परिचय करवा लूँ। मेरे दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे, ये हमारा हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का पैड है। इसमें सिर्फ जो पहले नंबर का व्यक्ति है ये हमारे बीच नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा नाम है। मैं हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का पिछले 3 टेन्योर से, लगभग मेरा 9वां साल लगा है अभी, मैं राज्य के प्रवक्ता और चीफ प्रेस सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी दाईं ओर बैठे हैं श्यामलाल हांडा जी, ये हमारे राज्य के महासचिव हैं, और मेरी बाईं ओर देवराज ठाकुर जी हैं, ये हमारे वित्त सचिव हैं। तो ये 4 नाम इस पैड में हैं, 4 में से 3 हम यहाँ बैठे हैं। और बिल्कुल मेरे साथ बगल में बैठे हैं अजीत चौहान जी, ये हमारे संरक्षक हैं और संरक्षक, और साथ में रमन वर्मा जी वेब सेक्रेटरी हैं। हेमराज कायस जी, ये हमारे शिमला ज़िला के महासचिव हैं। कमलराज अत्री जी हैं, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। और महावीर कैंथला जी, आप ज़िला शिमला के प्रधान हैं। सुनील शर्मा जी, आप पदाधिकारी हैं। तो आज आप लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ में, जो पिछले लगभग 2 साल से हमारे संगठन के अंदर जो गड़बड़ चल रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण, और उस व्यक्ति का मैं नाम तो आप जानते ही हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वरिंदर चौहान जी। वरिंदर चौहान जी के खिलाफ आज हमारी इससे पहले बैठक हुई है संजौली में, SPM मॉडल हाई स्कूल में हमारी राज्य की जो आपात बैठक हुई। उस बैठक में आज हमारी कार्यकारिणी ने प्रदेश, उन पर जो आरोप हैं वो आपको हमने सर्कुलेट कर रखे हैं। मैं बताता हूं कि किन आरोपों के आधार पे आज वरिंदर चौहान जी को अध्यक्ष पद से निष्कासित किया गया। ये है नंबर 1, जो उनका काम करने का जो तरीका है वो एक डिक्टेटोरियल मेथड है, जिसको हम तानाशाही तरीका कहते हैं। और इसके अलावा जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो अलोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला आरोप ये था, जिसको सही पाया गया कार्यकारिणी की बैठक में। दूसरा आरोप उनके ऊपर लगा है कि जो संघ का फंड होता है, जो निधि होती है, उसको मनमाने ढंग से खर्च करते हैं। ये हमारे वित्त सचिव है, इनको पता नहीं है पिछले 2 साल से किस चीज़ के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ। लेकिन जब हम अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं तो शायद 17 लाख में से 9 लाख के आसपास पिछले महीने बैलेंस बचा था। बाकी कहाँ खर्च हुआ, मैंने इनको पूछा कि आप वित्त सचिव है, कि आप बता सकते हैं कि पैसा खर्च कहाँ हुआ। तो इन्होंने कहा कि भाई एक बार ज्वाला जी में बैठक हुई थी, मुझे लगता है वो अप्रैल नहीं 11 जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में ज्वाला जी में बैठक हुई थी। तो कहते हैं मुझे उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा देना है, आप एडवांस चेक साइन करके दीजिए। इन्होंने शायद 12 चेक उनको साइन करके दे दिए, क्योंकि 12 डिस्ट्रिक्ट को जाने थे। तो डिस्ट्रिक्ट को तो मुझे लगता है 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को कुछ पैसा भेजा गया है, बाकी उन्हीं चेक्स का आज तक यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए वित्त सचिव को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, और महासचिव को तो खैर पता ही नहीं है। इसके अलावा उनके ऊपर आरोप ये भी है कि वो संघ के पदाधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं, और इसके साथ साथ में सरकार का विरोध करने के लिए उकसाते हैं। उकसाने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में डाल देते हैं कि ये लोग डरपोक हैं। मतलब जब डरपोक बोलेंगे किसी को, जाहिर है उसका खून खोलेगा, यार मैं डरता हूँ क्या, मैं किसे डरता हूँ, ताकि वो सरकार का विरोध करे। अब सरकार का विरोध की बात अगर मैं करूं, बहुत से लोग कहते हैं कि मुद्दे जेन्युइन है, वो हमें भी पता है मुद्दे जेन्युइन है, लेकिन हम सेवक हैं और सरकार हमारी मालिक होती है।
मालिक और नौकर के बीच में कुछ तो अंतर होता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते तो हम मालिक का गला नहीं पकड़ सकते कि आपको ये करना ही पड़ेगा। हमें अपनी हद में रहते हुए उनसे काम निकालने होते हैं। लेकिन आगे वो पॉइंट आएगा कि वीरेंद्र चौहान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। संघ का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ व राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना, यह संगठन का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि एक आदमी की बल्ले बल्ले हो, महत्वाकांक्षी है। हमें नहीं पता, मैं नहीं कहूंगा कि उनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक उद्देश्य क्या होगा, लेकिन हमने बहुत से, लगभग हम पिछली शताब्दी से 90s से इस संगठन में हैं। हमारे सबसे वरिष्ठतम साथी हैं, आप लगभग ये 1991 98 हम इस संघ में हैं। हमने किसी भी प्रधान को इस प्रकार से काम करते हुए नहीं देखा। जिसको मर्जी चाहे वो एक नोटिफिकेशन निकाल के निष्कासित कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली चाहे वैलिड हो चाहे ना हो। थोड़ा सा संविधान को पिछली बार अपने हिसाब से उन्होंने तोड़ा मरोड़ा था और उस पावर का वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर अप्रूवल भी लेना होता है हाउस का। उन्होंने जिला हमीरपुर के प्रधान को निष्कासित किया सितंबर 2021 में, कांगड़ा के प्रधान को निष्कासित किया, पूरी कार्यकारिणी को निष्कासित किया 2021 में, क्योंकि उनके अनुरूप ये काम नहीं कर रहे थे। जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में तो कोई डिसीजन हो नहीं रही थी। तो जो ऑटोक्रेटिक वे में जो डिसीजन हो रहे थे उनका ये पालन नहीं कर रहे थे, इनको निकाल दिया। चलो निकाल दिया, निकालने के बाद क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर रखा है उन्होंने कि वह निकाल सकता है, लेकिन विद इन 3 मंथ उसको स्टेट से अप्रूव भी करवाना होता है, और स्टेट की ऐसी कोई हाउस हुआ नहीं। तो आज की डेट में ये निष्कासित नहीं माने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली। अभी रिसेंटली जिला शिमला के प्रधान यहाँ हमारे पास बैठे हैं, महावीर कैंथला जी, महासचिव जी हैं, ये भी सचिव हैं, इनको भी एक नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने निष्कासित कर दिया। ग्राउंड कुछ नहीं, बाकायदा उसमें ये है कि पहले शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, कोई शो कॉज नोटिस नहीं। बस वो ये सोचते हैं कि मैं पता नहीं किस रियासत का राजकुमार हूँ, जैसे ये तो किम जोंग वाली बात होगी, और जो आपने लिख लिया है वो फाइनल है। तो ये सब तरीके जो है, जो हमारे साथी हैं वो बहुत आहत हैं, और संगठन को इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मुझे लग रहा है कि आप भी कवरेज करते रहते हैं, जब भी यहाँ पर एचजीटीयू की मीटिंग हुई होगी तो आपको उन लोगों के साथ में वही 4 चेहरे नजर आए होंगे जो हमेशा होते हैं। 2 मंडी से आते हैं, 2 हमीरपुर से आते हैं, 1 कांगड़ा से आते हैं। शिमला जिला का कोई व्यक्ति यहाँ शिमला के अंदर उनके साथ पिछले 1 साल से नहीं। अप्रैल 2021 के बाद मेरी लास्ट जो प्रेजेंस रही है वो अप्रैल 2021 रही है उनके साथ। उस वक्त भी हमारे बीच में एक समझौता हुआ था कि हम जो है जो भी खबर लगाएंगे उसका एक सेंसरशिप होगा। हमने कहा हमारे हितों को नुकसान पहुंच रहा है। संगठन क्यों बनाए जाते हैं? संगठन का पहला काम होता है शिक्षार्थी हित देखना। बच्चे, जहां से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, जो हमें, जिन्होंने हमें रोजगार दिया, जिससे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है सर्विस करने की, हमारा जो अपना हित है वो तो लास्ट में आता है। लेकिन यहां पर तो अपने हित भी नहीं बल्कि पर्सनल, जो मैं कह रहा था कि निजी हित सबसे ऊपर है, संगठन हित उसके बाद में, बाकी छात्र हित की तो मैं बात नहीं कहूंगा। इसके अलावा इनके ऊपर आरोप है कि कुछ जिलों में संवैधानिक तरीके से गठित कार्यकारिणी के अतिरिक्त समानांतर कार्यकारिणी का गठन करके संगठन को नुकसान पहुंचाना। इनको एकदम से नहीं निकाला गया, शिमला जिला वालों को एक और से ग्रुप बना दिया गया और वहां पर जो है कुछ लोग तैयार किए गए, हालांकि उनकी प्रेजेंस है या नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि उन्होंने एक जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिए थे यहाँ पे और शिमला जिले के, और दूसरे दिन उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। आज की डेट में उनको तीसरा, अब कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जो शिमला में अध्यक्ष पद को लेने के लिए तैयार हो। इसके अलावा इनके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पद पर है। पहले तो मैं ये बता दूं कि वो संयुक्त कर्मचारी महासंघ में अगर अध्यक्ष पद पर हैं तो इसके लिए भी पहले जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है हमारी, उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है।
अगर हाउस अप्रूव करता है तभी वो किसी इस प्रकार के संगठन में जा सकते हैं। वो बिना राज्य कार्यकारिणी की मंत्रणा के, हम कहेंगे बगैर किसी बातचीत के, वो वहां चले गए। उन्होंने उनको कुल मिला के पोलराइज कर दिया। पोलराइज इसलिए कर दिया क्योंकि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ में उनके साथ व्यक्ति नहीं बचे थे। ये अभी भी हम खुली चुनौती देते हैं। आप ये नहीं सोचना कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर अभी भी दम है, जनरल हाउस बुला के देखें, वहां पता चल पड़ेगा कि उनके साथ कितने हैं, हमारे साथ कितने हैं। हम कब से कह रहे हैं कि ये ऐसी नौबत नहीं आनी थी। ये कुल्लू में डिसाइड हुआ था कि कुल्लू में हम हाउस करेंगे, जनरल हाउस नहीं किया। दिसंबर की से होने जा रहा था, पिछले दिसंबर से। हमने कहा जल्दी से हाउस कॉल कीजिए, नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर हाउस कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरे जो पद है उस पर संकट आ जाएगा। मजबूरन अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ये कदम उठाना पड़ा और उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आज पारित हुआ है और उनको हमने निष्कासित कर लिया। हाँ, मैं आपको ये भी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने चीफ प्रेस सेक्रेटरी कहा था। आज जो कार्यकारिणी है उन्होंने मुझे, फिलहाल मैं कैलाश ठाकुर, मुझे एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है स्टेट का, वो इन्होंने बनाया है और मैं उस कर्तव्य का निर्वहन करने आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसके अलावा संघ आज जो है हमारी मीटिंग है उसमें कुछ और भी प्रस्ताव पारित हुए हैं। उन प्रस्तावों में जितने भी निष्कासन वीरेंद्र चौहान ने किए थे अभी तक, वो चाहे जिला की पूरी कार्यकारिणी थी, हमीरपुर, कांगड़ा या फिर शिमला जिला के अध्यक्ष, महासचिव और वित्त सचिव को निष्कासित किया था, इसको हाउस ने आज खारिज कर दिया है और इनका जो निष्कासन है उसको बहाल कर दिया है। ये जितने भी साथी हैं ये अब निष्कासित नहीं हैं। इसके अलावा एक प्रस्ताव और पारित हुआ है कि हम विभाग को भी एक रिटन इंटीमेशन देंगे कि वो वीरेंद्र चौहान को एंटरटेन ना करे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ। सचिव महोदय से भी मिलेंगे कि इनको संगठन के नाम पर इनको एंटरटेन ना किया जाए। बाकी अपने पर्सनल लेवल में तो कोई भी जा सकता है, वो अलग बात है, पर संगठन के नाम से इनकी कोई भी गतिविधि है वो हिमाचल राज्य अध्यापक संघ की गतिविधि नहीं मानी जाएगी। ये भी आज प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ये मेन मुद्दा था आज का। हम नहीं कहेंगे कि हमारे जो आगामी रणनीति है वो हमारा हाउस बैठेगा, उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमारी क्या रहेगी। हाँ, ये हमारी परंपरा है। जैसे कि वीरेंद्र चौहान जी, ये भी एक आरोप है कि वो जब संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं तो उनको ये पद जो हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के अध्यक्ष पद से स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये हमारी परंपरा है। ऐसे भी हमने पहले भी बहुत सारों को ऐसे बाहर किया है जो दो संगठनों में पद ग्रहण किए हुए थे। सदस्य हो सकते हैं लेकिन दो संगठनों के पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो आज लगभग मेरे पास इसके अलावा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और कुछ नहीं है। आप कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्वागत है। कैलाश जी, आपको कब मालूम चला कि आपने इतने सारे आरोप लगा दिए उनके ऊपर कि ये ऐसा है, तानाशाही है, ये लोकतांत्रिक है, और अब आपने निष्कासित किया। और संयुक्त कर्मचारी महासंघ तो हालांकि पिछले करीब 3-4 महीनों से कार्य कर रहा है, तो आप अभी आपने ये बैठक करके ये निर्णय लिया। 4 महीनों पहले आप बोल सकते थे जो उन्होंने कोई दूसरी कार्य। थैंक यू मैम। इसका पता तो वैसे जब हमारे इलेक्शन हुए थे नवंबर 11 नवंबर 2019 में जब हमारे चुनाव हुए थे तो हमने ये तय किया था कि चुनाव में सिर्फ प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के चुनाव होंगे। बाकी के पद हम बाद में आपसी सलाह मशवरे से तय करेंगे। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र चौहान जी वहाँ प्रधान बना दिए गए, क्योंकि उस वक्त महाजन जी भी एक कंटेंडर थे, वो नहीं आए। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस वक्त भी हमारा संगठन टूटा था। उन्होंने राज्य के जो चुनाव है वो अलग से हमीरपुर में करवाए, वो यहाँ नहीं पहुँचे। इसलिए हमारा ही उस वक्त हम भी वीरेंद्र चौहान के साथ थे। शायद वही हम आज भुगत रहे हैं कि हमने साथ दिया। उस वक्त जो उन्होंने नाम अनाउंस किए, कांगड़ा के साथी वहाँ से नाराज होकर चले गए थे क्योंकि अफरा तफरी में उन्होंने वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा।
मैं बताऊं, ये हमारे अजीत चौहान जी हैं, ये चीफ पैटर्न थे उस वक्त, और वहाँ पर इनको पैटर्न बनाया गया, चीफ पैटर्न किसी और को बनाया गया, तो इनकी डिमोशन कर दी गई। इससे बहुत सी लोगों में जो है निराशा थी, लेकिन उससे उस वक्त से ही हमारे बीच में डिफरेंसेस बढ़ते गए, और जिनको पाटने का प्रयास नहीं किया गया, हमने कई बार कोशिश की, वो कभी कभार एक कदम पीछे आने की बात हम ही बढ़ते। जैसे मैंने कहा था मैं एज ए प्रेस सेक्रेटरी जो भी प्रेस रिलीज जारी होगी वो पहले मेरे पास आएगी। सर 2-3 सवाल। ओके। सीधा सवाल, चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? एचजीटीयू में कितने टोटल मेंबर हैं? आपने आरोप लगाया है कि वो अपने तरीके से जो है डिसीजन लेते हैं। जो सरकार अभी वर्तमान समय की बात करें, जो कर्मचारियों को हक मिलने चाहिए थे वही वो डिमांड कर रहे हैं, क्या जो डिमांड वो कर रहे हैं वो भी गलत है? और दूसरा सवाल ये है, जो दूसरे भी जैसा राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है वो लगातार डिमांड उठा रहा है कर्मचारियों की, सहमत हैं आप? सरकार सही काम कर रही है कर्मचारियों के लिए? अच्छा, पहले तो आपने पूछा है कि चुनाव कब होते हैं। मैं आपको बात बताऊं, हमारे ट्राइएनियल चुनाव होते हैं, इनकी 3 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं, त्रिवार्षिक चुनाव, और जो अभी ड्यू हैं नवंबर 2022 में। दूसरी आपने कही कि जो डिमांड रखी है, डिमांड नो डाउट जेन्युइन डिमांड्स, लेकिन डिमांड जेन्युइन तब मानी जाती हमारे को वो कॉन्फिडेंस में लेती। उस डिमांड को हमने कैसे प्रेजेंट करना, हमारा विरोध उनकी डिमांड से नहीं, प्रेजेंटेशन के वे से विरोध है। वो क्या करते हैं कि कोई भी मुद्दा होता है, देखो मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए पहले हमने विभाग के पास जाना है, विभाग नहीं रिजॉल्व करता है, हमने सरकार के पास जाना है, सरकार रिजॉल्व नहीं करती है, फिर हम एक बैठक करते हैं, उसके बाद अगला एक्शन डिसाइड करते हैं। उनका उल्टा है, पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद मंत्री के पास जाएंगे। इस जो ये इनका उल्टा काम करने का तरीका है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। इसी कारण वो मतलब सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। आपने कहा था मेंबरशिप कितनी है, तो मेंबरशिप मुझे लगता है कि हमारी जो मेंबरशिप है आज की डेट में 30,000 के आसपास होगी। चौहान जी तो 78,000 80,000 भी बोल देंगे आपके पास में। 30,000 के आसपास में जो हमारी मेंबरशिप वो है, तो उस 30,000 का सहारा लेके वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। इसलिए वो पूरा जो हमारा तरीका है उसको बाईपास करके जो है ऊपर से काम करते हैं, ये हमें पसंद नहीं। कैलाश जी, एक सवाल करना चाहूंगे आपसे। वीरेंद्र जी, आपका कहना है कि 17 लाख रुपए आपके पास थे, अब 9 लाख रुपए कुछ रह गए, तो साफ साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र चौहान ने केवल पैसे खाने का काम किया है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवाज नहीं उठाई है इतने वर्षों से? मैम, हम नहीं कहेंगे कि खाने का काम किया है, हम कह रहे हैं मिसयूज। और मिसयूज आप देखते हैं कि वीकली जो है कहीं ना कहीं वीरेंद्र चौहान जी कोई ना कोई वेब के मीडिया के माध्यम से, या मुझे लगता है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो अपोजिशन पार्टी भी नहीं करती है जितना वीरेंद्र चौहान जी कर रहे हैं। तो ये हम नहीं बोलेंगे खाएंगे, हम क्यों लगाएंगे किसी और आरोप की पैसा खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो पैसा है जो हमने बड़े मुश्किल से इकट्ठा किया है वो मिसयूज हो रहा है। और मिसयूज भी किस लिए हो रहा है? यहाँ से तो एंटी गवर्नमेंट काम हो रहा है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट नहीं करे। और हिसाब किताब जो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास में पहुंचना चाहिए था कि ठीक है अगर आपने किया उसको हाउस से अप्रूव करवाइए और उसके बाद में बिल वाउचर इनको दे दीजिए। अपने कार्यकाल के दौरान कोई अच्छे काम किए उन्होंने? अपने कार्यकाल में, अभी के कार्यकाल में कोई काम नहीं किए। पिछले 6 सालों में हमारे कुछ उपलब्धियां रही हैं, जैसे डीपीज को हमने ग्रेड पे दिलवाया था, और 4/9/14 को लेकर के कोर्ट में केस किए हमने, काफी मतलब हमने कोर्ट केसेस किए, लेकिन पता ही आपको कि थोड़ा सा। चलिए सर, सीधा सवाल करते हैं। अभी आपने प्रेस वार्ता कर दी, आपने कहा 30,000 लोग हैं, कल को वीरेंद्र चौहान भी प्रेस वार्ता करेंगे यहाँ पे आकर, स्वाभाविक है वो करेंगे। तो कितने लोग आपके साथ है? 30,000 में से कितने लोग आपके साथ है? जो लड़ाई है कर्मचारी, इनिशियल स्टार्ट नहीं मिला है, 4/14 का स्केल है और बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे आप भी उठाएंगे क्या उन्हीं मुद्दों को? मैंने बिल्कुल कहा है आपको, हम अभी प्रायोरिटी तय करेंगे कि कौन सा। अब ऐसा है कि अभी हमारे 36 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन 36 मुद्दे हम एकदम से नहीं उठाएंगे, हम देखेंगे प्रायोरिटी वाइज कौन से मुद्दे आते हैं। उसके लिए मुझे अपने मैं वीरेंद्र चौहान जी की तरह काम नहीं करूंगा, मुझे पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा अपना हाउस, और उसके बाद जो है हम आगामी रणनीति तय करेंगे। तो सर इससे पहले
कि आपने इस तरह का एक्शन है वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष होने काफी पहले बन गए हैं और इस बीच में उन्होंने आपके जितने भी आपके एम्प्लॉइज उनसे वो भी उठा है ना, और अब जब उनके और अब जब उनके अगेंस्ट विभागीय जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, अब मतलब उनका ट्रांसफर और अब जाके आपने ये डिसीजन लिया कि उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया जाएगा और उनके खिलाफ आप इतने सारे जो आरोप है वो लेकर यहाँ पर प्रेस वार्ता कर। मैम जहाँ तक ट्रांसफर की बात है, ट्रांसफर मेरी भी हुई है इसी मामले में। और बोलो आप। नहीं जो विभागीय कार्रवाई उसके बाद मतलब आप किस तरह नहीं पहले आपने क्यों सर ये नहीं किया जब उनको अध्यक्ष बना दिया? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बार 2020 में ही इतना बड़ा मूव तैयार हो चुका था हमारे ग्रुप में चलता है। कुल मिला के जो भी खट्टी मीठी बातें होती है वो ग्रुप के अंदर होती है, जिसमें लगभग 240 के आसपास लोग होते हैं। तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि उस वक्त कोई भी जिला वीरेंद्र चौहान के किसी भी एक्शन को वहाँ, कल भी मेरे ख्याल में पोस्ट डाली है, 5 लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं 240 में से, जो हमारा स्टेट ग्रुप है। खैर हमारे तो निकाल दिया ना बहुत पहले हम तो। उसमें क्या था कि उसमें कोविड था, कोविड के कारण हम कोई एक्शन नहीं ले पाए उस वक्त। जब एक मूव बन गया था, जब कोई भी लोग साथ नहीं थे, इवन कि वीरेंद्र चौहान जी खुद उस स्टेट ग्रुप को एग्जिट कर गए थे और उनके साथ कुछ उनके चंद लोग भी एग्जिट कर गए थे। वो राइट टाइम था, बट ड्यू टू कोविड हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। चलिए आप सर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो मुद्दे सही उठा रहे हैं, लेकिन बिना जो कार्य आपकी बनी हुई है, रूपरेखा कार्य प्रणाली बनी हुई है, जो काम करती है, उनको बिना पूछे जो खुद से ही डिसीजन ले रहे हैं, ये आप बिल्कुल यही यार। अब एक और ग्रुप है शिक्षकों का, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ, क्या उनके साथ मिलकर के जो है आप आगे बढ़ेंगे या फिर आपका अपना स्टैंड रहेगा? नहीं, हमारा अपना स्टैंड रहेगा जी। हम किसी की गोद में जाके बैठने वाले नहीं। हम देखा जाए तो हम इस संगठन को बचाने के लिए काम करें। पहले ही हिमाचल गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के नाम से 3 संगठन काम करे, 3 संगठन पहले ही काम कर रहे हैं। हमारा तो प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से नरेश महाजन जी का गुट है अलग चला गया, हमारी स्ट्रेंथ आधी होगी नेचुरल अगर वो बन गया है। हम तो ये प्रयास करेंगे कि उसको भी इकट्ठा किया जाए और हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ को फिर से रिवाइव किया जाए। आप सारे ग्रुप इकट्ठे होंगे, सरकार के समक्ष मांग उठाएंगे या आप अलग से ही उठाएंगे, या हिमाचल शिक्षक महासंघ के साथ कदम? उनसे भी आपने बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, यूनियन का मसला है, जो मसला सुलझाने की बहुत कोशिश की, ये बिल्कुल लगातार टच में थे। जब भी कोई चढ़ के बात करता है या ऐसा लगता है तो वो फोन काट लेते। इन्होंने बहुत प्रयास किया। ये हमारे वित्त सचिव है, ये अभी रिसेंटली इनको हमने जब कांटेक्ट किया कि भाई अब तो बहुत हो चुका है, मेन कॉज ये था कि एक बात जो पैसा है ना फाइनेंस, इस पर चेक लग जाए और ये जॉइंट सिग्नेटरी होते। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा भी आप ये पैसा क्यों दे रहे, तब जाके पता चला कि ये तो सब चेक ले चुके हैं। गबन भी हुआ नहीं, गबन का नहीं, गबन अभी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ चेक करवाए हैं। ज्वालाजी था 11 जनवरी 2020 में चेक 12 चेक चल रहा है कि 2022 जिलों को देने के लिए बात थी, जिलों को देने की बात थी। 12 जिलों के 12 चेक करवाए थे। कितने जिलों को गए चेक? किसी को नहीं, 3-4 जिलों को पैसा ट्रांसफर हुआ, चेक 5-6 जिलों को ट्रांसफर हुआ। अच्छा हाँ, वो ऑनलाइन ट्रांसफर किया फिर, और चेक जो है। एक आखिरी सवाल है। बोलो। एक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, सरकार वर्तमान समय की बात करे तो उन्हीं से वार्तालाप करते हैं और वही जो है वो कर्मचारी के मुद्दों को आगे रखता है। वो लगातार आरोप लगाता है जो आपका यूनियन है HGTU कि ये जनता को गुमराह कर रहा है, मतलब पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा है, कर्मचारी को गुमराह कर रहा है। इनके बार बार यही आरोप लगते हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे ये हम भी उठा रहे हैं, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ नेगेटिविटी जो है वो प्रदर्शित कर रही है। क्या ये जो आरोप हैं उससे संतुष्ट हैं या क्या स्टैंड है आपका क्या स्टैंड है? देखो, जहाँ तक कर्मचारी महासंघ की बात करें, इस पर हम प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रचलन ही यही है, ये मान्यता देते हैं इसको। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये डेमोक्रेटिक वे से चुने जाए, कर्मचारी महासंघ भी एक हो और डेमोक्रेटिक वे से आए। ये नहीं है कि 3 ये लोग आए, वो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। आपको पता ही है कि भाई मान्यता दे देते हैं और फिर आरोप तो लगेंगे। जब मान्यता देंगे तो आरोप तो लगेंगे। अगर डेमोक्रेटिक वे में आए तो मुझे लगता है ये आरोप नहीं लगेंगे। मुद्दे सुलझ गए हैं आप कर्मचारियों के, सारे मुद्दे सुलझ गए हैं? मुद्दे अभी काफी सुलझ गए हैं, कुछ मात्रा में सुधरे भी हैं, सुलझ भी चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं। देखो मुद्दे ये, जैसे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बन के यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। 2012 में ग्रेड पे का रिवीजन हुआ था,
2013 में के बाद में जो 4/9/14 है उसको लेकर के डिफरेंट नोटिफिकेशन जारी हुई, 7/7/14 को हुई, 9/9/14 को हुई, तो उसको जो है उस गवर्नमेंट ने तोड़ मरोड़ दिया। 2009 के जो स्केल रिवाइज हुआ था, रिवीजन ऑफ ग्रेड पे को उसका पार्ट नहीं माना गया, तो अभी हम इस गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि उसको करो। मुझे लगता है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये 4/9/14 जो है एक बहुत बड़ा रोड़ा बीच में आ रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें। क्या मुद्दे आपके रह गए हैं जो अब आप सरकार के समक्ष उठाएंगे? हाँ, मैंने आपको कहा था मैं यहाँ मुद्दे नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर मुझ में और जो पूर्व प्रधान है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ये तो अगली बार जब आपसे रूबरू होंगे तो जरूर मुद्दों को लेके। आज की बैठक में कितने लोग आपके साथ थे? 30,000 तो आपने मेंबर बताया ना, लेकिन जी। आज तो आपकी बैठक में कितने लोग मिलकर थे? आज हमारे पास 200 प्लस में स्ट्रेंथ थी। कितने जिलों के पदाधिकारी? ये तो टोटल मेंबर होते हैं मैम। उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन जाता है स्टेट में, 50 मेंबर के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है। तो आज हमारे पास में देखा जाए तो स्टेट काउंसिल के 486 मेंबर्स हैं स्टेट काउंसिल के। चलिए, कितने लाख के चेक आएंगे ये बता दीजिए।